नमस्कार। आज हम भारत के अतीत की, आप कह सकते हैं, गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां यज्ञ की वेदियों और साधारण रस्सियों में ज्यामिति का एक कमाल का रहस्य छिपा है। हमारा विषय है शुल्ब सूत्र। हाँ, बिल्कुल। ये वो प्राचीन ग्रंथ है जो हमें दिखाते हैं कि कैसे कर्मकांड की जरूरतों ने गणितीय सटीकता और नवीनता को जन्म दिया। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो शुल्ब सूत्रों पर आधारित कुछ नोट्स और अंश है, खासकर भारतीय ज्ञान प्रणालियों यानी आईकेएस के दृष्टिकोण से, जो आजकल आप देख ही रहे हैं अकादमिक जगत और परीक्षाओं में भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन है इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्यामितीय ज्ञान की परतों को खोलना, उनके व्यवहारिक तरीकों को समझना और उनके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करना। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ धार्मिक निर्देश नहीं थे, बल्कि एक तरह के आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैनुअल भी थे, जिनमें गहरी गणितीय समझ झलकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये शुल्ब सूत्र आखिर हैं क्या? इनका नाम ही थोड़ा अनोखा सा लगता है, शुल्ब। हाँ, शुल्ब। इसका सीधा सा अर्थ है रस्सी या डोरी, और यही नाम आप देखें तो इन ग्रंथों के सार को पकड़ता है। अच्छा। शुल्ब सूत्र असल में प्राचीन भारत के शुरुआती ज्यामिति ग्रंथ हैं। ये विशाल वैदिक वाङ्मय का हिस्सा हैं, विशेष रूप से वेदांग के कल्प सूत्रों के तहत आते हैं और मुख्यतः यजुर्वेद के श्रौत सूत्रों से जुड़े हैं। इनका रचनाकाल लगभग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। रस्सी यानी सारे ज्यामिति रस्सी से, ये तो कमाल की बात है। बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ रस्सी के सहारे। हाँ, यही तो इनकी खासियत है। ये ग्रंथ आप देखें अमूर्त गणितीय सिद्धांत नहीं खोज रहे थे, बल्कि इनका एक बहुत ही व्यवहारिक उद्देश्य था, वैदिक यज्ञों के लिए वेदियों यानी चिति का सटीक निर्माण करना। अच्छा, चिति। हाँ, और इन वेदियों के आकार भी अलग अलग होते थे। जैसे गार्हपत्य वेदी वर्गाकार होती थी, आहवनीय वृत्ताकार या कभी कभी बांस के आकार की, और दक्षिणाग्नि अर्धवृत्ताकार। और इन वेदियों के लिए क्या क्या जरूरी होता था? सिर्फ आकार ही? नहीं, बहुत कुछ। सही दिशा, जिसे ओरिएंटेशन कहते हैं, निखुट समरूपता यानी सिमेट्री, और सबसे महत्वपूर्ण निश्चित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी? हाँ, क्षेत्रफल बिल्कुल निश्चित होना चाहिए था। आमतौर पर क्षेत्रफल 7.5 वर्ग पुरुष रखा जाता था। वर्ग पुरुष, ये क्या इकाई है? हाँ, एक पुरुष मतलब लगभग 120 अंगुल या कहें तो 75 सेंटीमीटर। तो 7.5 वर्ग पुरुष, और ये सब कुछ, जैसा आपने कहा, सिर्फ रस्सी के सटीक उपयोग से हासिल किया जाता था। अद्भुत। अच्छा, प्रमुख शुल्ब सूत्र कौन से हैं जिनका जिक्र मिलता है अक्सर? देखिए, 4 मुख्य माने जाते हैं। बौधायन, ये सबसे पुराना, लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। फिर आपस्तंभ, ये लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, और कात्यायन और मानव। बौधायन शायद सबसे विस्तृत और प्रभावशाली है। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जिसे हम अक्सर यूनानी ज्यामिति की शुरुआत मानते हैं, उससे सदियों पहले भारत में ज्यामिति का एक परिष्कृत और व्यवहारिक रूप मौजूद था। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ बुनियादी आकार बनाना नहीं था। इन सूत्रों में आप देखें तो जटिल चीजें शामिल हैं, जैसे क्षेत्रफल को बनाए रखते हुए एक आकृति को दूसरी में बदलना। आकार बदल जाए पर एरिया उतना ही रहे। बिल्कुल। मान लीजिए एक वर्ग को उसी क्षेत्रफल वाले वृत्त में बदलना। इसमें √2 यानी वर्गमूल 2 और पाई यानी पाई जैसी अपरिमेय संख्याओं के आश्चर्यजनक रूप से सटीक सन्निकटन अप्रॉक्सिमेशंस मिलते हैं। ओह, √2 और पाई भी? हाँ, और हाँ, जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उसका स्पष्ट कथन भी इनमें है, पाइथागोरस से पहले। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस के लिहाज से इनका क्या महत्व है? आजकल इस पर काफी चर्चा होती है। हाँ, आईकेएस के नजरिए से देखें तो शुल्ब सूत्र एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भारत में ज्ञान पारंपरिक रूप से खंडित नहीं था। यहाँ धर्म, कर्मकांड, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और गणित सब एक दूसरे से जुड़े थे। ये ग्रंथ वैदिक इंजीनियरिंग और अनुष्ठानिक सटीकता की मिसाल हैं, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इनकी कालानुक्रमिक प्रधानता क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहला उल्लेख किस शुल्ब सूत्र में है? हाँ, ये तो आता है प्रश्न। तो उत्तर है बुधायन। या √2 के सन्निकटन मान कैसे प्राप्त किए गए, इस पर भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब इन ज्यामितीय अवधारणाओं में थोड़ा और गहरा उतरा जाए।
रस्सी तो है, ठीक है, पर गणित कहाँ से आया? चलिए अपरिमेय संख्याओं से शुरू करते हैं, सर्ड्स। ये अजीब लगने वाले नंबर जैसे √2, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इनकी जरूरत ज्योमेट्रिक निर्माण की, आप कह सकते हैं, बिल्कुल व्यावहारिक समस्याओं से पैदा हुई। सोचिए, आपको एक वर्गाकार वेदी बनानी है ठीक है। और फिर ठीक उससे दोगुने क्षेत्रफल की एक और वर्गाकार वेदी बनानी है। अच्छा, 2 गुना एरिया। हाँ, तो ऐसा करने के लिए आपको पहली वेदी की भुजा को √2 से गुणा करना होगा। इसी तरह किसी वर्ग का विकर्ण डायगोनल बनाते समय भी √2 अपने आप सामने आ जाता है। ये संख्या ऐसी हैं जिन्हें आप पूरी तरह भिन्न, मतलब फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन ये आज के अलजेब्रा की तरह समीकरण हल करके तो नहीं निकाले गए होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध रूप से ज्यामितीय सन्निकटन थे। अप्रोक्सीमेशंस। इनका लक्ष्य था वेदी निर्माण के लिए पर्याप्त व्यावहारिक सटीकता हासिल करना। मतलब प्रैक्टिकल एक्यूरेसी चाहिए थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे अमूर्त अवधारणाओं से नहीं, बल्कि ठोस, जमीनी समस्याओं से जूझ रहे थे। मुख्य ध्यान √2, √3 और पाई पर था। बौधायन का √2 का मान निकालने का तरीका तो बहुत मशहूर है। वो क्या था और इतना सटीक कैसे? हाँ, बौधायन शुल्ब सूत्र II-12 में इसका जिक्र है। उन्होंने सीधे मान नहीं दिया, बल्कि एक प्रक्रिया बताई, जो असल में एक भिन्नों की श्रृंखला है। भुजा में पहले उसका तीसरा हिस्सा जोड़ो, फिर उस तीसरे हिस्से का चौथा हिस्सा जोड़ो, और फिर उसमें से उस चौथे हिस्से का 34वां हिस्सा घटा दो। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही जटिल लग रहा है। 1 + 1/3 + 1/3 × 4, 1/3 × 4 × 34, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल यही। गणितीय रूप में यही बनता है। पर नतीजा? नतीजा आश्चर्यजनक है। इससे √2 का मान लगभग 1.414257 आता है। और असली मान? वास्तविक मान करीब 1.41421356 है। यानी त्रुटि आप सोचिए 10 लाखवें हिस्से से भी कम। कमाल है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, बल्कि उनके पास शायद क्रमिक सुधार, जिसे इटरेटिव रिफाइनमेंट कहते हैं, उसका कोई तरीका था जिससे वे ज्यादा से ज्यादा सटीकता के करीब पहुंच सकें। और इसके पीछे का ज्यामितीय तर्क वो शायद वर्ग का क्षेत्रफल दुगना करने की प्रक्रिया से जुड़ा था। जैसा बौधायन खुद कहते भी हैं कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बनी रस्सी, मतलब उससे बना वर्ग, 2 गुना क्षेत्रफल देता है। अच्छा, ये तो पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रूप हो गया। बिल्कुल, उसी का संकेत है। और आपस्तंभ, क्या उन्होंने इसे और बेहतर किया या कोई अलग तरीका अपनाया? आपस्तंभ ने शायद व्यावहारिकता पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने √2 का एक सरल मान भी दिया, 75, जो 1.4 होता है। काम चलाने के लिए काफी अच्छा। हाँ, 1.4 तो आसान है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक अधिक सटीक मान भी दिया, जो लगभग 1.41428 बैठता है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने समकोण बनाने के लिए पाइथागोरियन त्रिकोण जैसे 15, 8, 17 का भी जिक्र किया। अच्छा, ट्रिपल्स का भी जिक्र है। हाँ, और √3 के लिए भी उन्होंने एक अच्छा सन्निकटन दिया, लगभग 1.73205, जो शायद कछुए के आकार की वेदी बनाने में काम आता होगा। तो सटीकता के मामले में बौधायन आगे थे √2 के लिए। √2 के लिए बौधायन का माज आपस्तंभ के सटीक मान से भी थोड़ा ज्यादा शुद्ध है। बिल्कुल, कात्यायन ने भी बौधायन जैसे मान दिए, पर √5 का सन्निकटन जोड़ा शायद पंचकोणीय भेदियों के लिए। और मानव ने पाई यानी पाई पर ज्यादा ध्यान दिया। उनका मान लगभग 3.125, मतलब 258 था, और उन्होंने इसके लिए वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच के संबंध का इस्तेमाल किया, जिसे हम वृत्त वर्ग द्वैतता कह सकते हैं। तो इन सभी मानों को देखकर क्या समझ आता है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे कोई बड़ी कहानी है। बिल्कुल, ये नंबर दिखाते हैं कि यूक्लिड से सदियों पहले भारतीय गणितज्ञ न केवल अपरिमेय संख्याओं के अस्तित्व से वाकिफ थे, बल्कि उनके बहुत सटीक मान निकालने के तरीके भी जानते थे। और ये सब क्यों? धार्मिक अनुष्ठानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये गणितीय खोज कर्मकांड की सटीकता की मांग से प्रेरित थी, न कि केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा से। यह व्यावहारिक गणित का, आप कह सकते हैं, अद्भुत उदाहरण है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जरूरत कैसे आविष्कार की जननी बनती है। चलिए अब एक और बुनियादी तकनीक पर आते हैं, लम-सम द्विभाजक बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी किसी रेखा पर ठीक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटना। इसकी क्या जरूरत थी? ये वेदी निर्माण का सबसे पहला और जरूरी कदम था, ऐसा समझ लें। यज्ञ वेदी का सही दिशा में होना, खासकर पूर्व पश्चिम दिशा, जिसे प्राची रेखा कहते हैं, उसके अनुरूप होना बहुत महत्वपूर्ण था। प्राची रेखा, ठीक। हाँ,
इस प्राची रेखा पर उत्तर दक्षिण अक्ष, जिसे उदीची कहते हैं, उसको स्थापित करने के लिए प्राची पर एक सटीक लंबसम द्विभाजक खींचना अनिवार्य था। इसी से वेदी की नींव सही दिशा में रखी जाती थी। और जाहिर है इसके लिए भी सिर्फ रस्सी ही थी, कंपस या प्रोट्रैक्टर तो थे नहीं। सही कहा, बिल्कुल। सारा काम रस्सी यानी रज्जू की ज्यामिति से होता था। यहाँ समरूपता और न्यूनतम त्रुटि पर बहुत जोर था, क्योंकि इसी आधार पर पूरी वेदी की संरचना खड़ी होनी थी, जिसमें सैकड़ों या हजारों ईंटें इष्टिका सही जगह पर लगानी होती थी। बाप रे, हजारों ईंटें! तो सबसे आम तरीका क्या था ये करने का? एक बहुत ही सरल और आप कहेंगे सहज तरीका था रस्सी मोड़ने की विधि, कॉर्ड फोल्डिंग मेथड। इसका जिक्र बुधायन और आपस्तंभ दोनों करते हैं। कैसे? कल्पना कीजिए, आपके पास एक रेखाखंड AB है। ये आपकी प्राची रेखा है। आप एक रस्सी लेते हैं जो AB से थोड़ी लंबी हो। रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर उसे ठीक बीच से मोड़ते हैं। अब इस मुड़े हुए बिंदु M को एक हाथ में पकड़कर रस्सी के सिरों को A और B पर रखते हैं और रस्सी को कसते हैं। जहां मोड़ आता है, मान लीजिए बिंदु P, वो बिंदु AB से समान दूरी पर होगा। अच्छा। अब रस्सी को सीधा करें। A से P और B से P तक की दूरी बराबर होगी। यही नहीं, अगर आप रस्सी को AB के दोनों तरफ कसें तो जो रेखा बनेगी वो AB पर लंब होगी और उसे समद्विभाजित भी करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत सरल लगता है। हाँ, इसके पीछे का ज्यामितीय सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वही है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित हर बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। हाँ, लोकस ऑफ पॉइंट्स। बिल्कुल। रस्सी को मोड़ने और कसने से आप अनिवार्य रूप से यही स्थिति बना रहे हैं। ये कितना सहज और प्रभावी तरीका है ना। ये एक तरह से थेल्स प्रमेय का व्यवहारिक प्रदर्शन है रस्सी के जरिए। लेकिन क्या कोई और ज्यादा सटीक तरीका भी था, शायद बड़े निर्माण के लिए? हाँ, बोधायन ने एक और विधि बताई, जिसे खूंटी और फंदे की विधि, पोल एंड लूप मेथड कह सकते हैं, जो शायद ज्यादा सटीकता देती थी। वो कैसे काम करती थी? इसमें प्राची रेखा, मान ले AB, लंबाई 2L के सिरों पर 2 खूंटियां गाड़ते हैं। ठीक। फिर एक रस्सी लेते हैं जिसकी लंबाई प्राची से दुगनी यानी 4L हो। रस्सी के दोनों सिरों पर फंदे बनाकर उन्हें खूंटियों A और B पर फंसा देते हैं। अब रस्सी के मध्य बिंदु को पकड़कर दक्षिण की ओर तब तक खींचते हैं जब तक रस्सी पूरी तरह कस न जाए। कस ना जाए मतलब टॉट हो जाए? हाँ, बिल्कुल टॉट। मान लीजिए बिंदु S पर, और वहां एक खूंटी गाड़ देते हैं। यही प्रक्रिया उत्तर की ओर दोहराते हैं बिंदु N तक। इससे क्या होता है, एक सम चतुर्भुज जैसा कुछ? बिल्कुल। इससे ASBN एक समचतुर्भुज रोम्बस बन जाता है। चूंकि रस्सी कसी हुई है, AS और BS बराबर होंगे और इसी तरह AN और BN भी। और ज्यामिति से हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल्स यानी AB और NS एक दूसरे को समतोण पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, तो NS रेखा ही हमारी वांछित लंब समद्विभाजक उदीची है। कमाल है। यानी समचतुर्भुज के गुणों का इस्तेमाल करके सटीकता हासिल की गई। क्या आपस्तंभ या कात्यायन ने भी कुछ अलग बताया? हाँ, आपस्तंभ ने थोड़ी अलग लंबाई की रस्सी, तिगुनी लंबाई की का जिक्र किया। कात्यायन ने सत्यापन के लिए शंकु, ग्नोमोन, एक तरह की छड़ी होती है, उसकी छाया का उपयोग करने का भी सुझाव दिया। इन विधियों से प्राप्त सटीकता काफी उच्च थी, लगभग 99.9% तक। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी हम ज्यामिति के गहरे सिद्धांतों से जुड़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों में फिर से √2 जैसी अपरिमेय संख्याएं शामिल हो सकती हैं। सही है। इन तकनीकों का प्रभाव बाद के भारतीय वास्तुशास्त्र पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये अद्भुत है कि कैसे सरल उपकरणों से न केवल काम चलाया गया, बल्कि उच्च स्तर की सटीकता भी हासिल की गई। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण निर्माण पर, वर्ग बनाना, खासकर गार्हपत्य वेदी के लिए जो वर्गाकार होती थी। हाँ, वर्ग का निर्माण केंद्रीय महत्व का था, क्योंकि गार्हपत्य वेदी का क्षेत्रफल निश्चित, वो 7.5 पुरुष वर्ग और आकार वर्गाकार होना जरूरी था। इसके निर्माण के लिए वो जो हमने पहले बात की लंब समद्विभाजक विधि, वो आधार का काम करती थी। तो बोधायन ने इसे बनाने का क्या तरीका बताया? क्या उसमें भी कोई खास बात थी? बोधायन की विधि I8 में लंब समद्विभाजक और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, का बहुत सुंदर संयोजन है। अच्छा, विलोम का। हाँ, पहले प्राची पूर्व पश्चिम रेखा और उस पर लंब उदीची उत्तर दक्षिण रेखा बना ली जाती है, जो एक दूसरे को केंद्र O पर काटती हैं।
अब मान लीजिए हमें s भुजा वाला वर्ग बनाना है, जहां s बराबर √7.5 पुरुष। ठीक। केंद्र O से प्राची पर दोनों ओर s² दूरी पर बिंदु W पश्चिम और E पूर्व चिन्हित करते हैं। इसी तरह उदीची पर भी उत्तर N और दक्षिण S में s² दूरी पर बिंदु चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन कोने कैसे सुनिश्चित करें कि वो ठीक 90 डिग्री के हों? हाँ, ये असली चुनौती है। यहीं पर शायद पाइथागोरस प्रमेय का काम आता होगा। बिल्कुल। यहाँ बौधायन पाइथागोरियन ट्रिपल का उपयोग करते हैं, जैसे कि 3 4 5। 3 4 5, हाँ, ये तो सुना है। हाँ, वे एक रस्सी लेते हैं जिस पर 3 4 और 5 इकाई की दूरियों पर निशान लगे हों। अब मान लीजिए हमें दक्षिण पश्चिम कोना सबड़े बनाना है। ठीक। वे रस्सी को बिंदु W पर स्थिर करते हैं, रस्सी के 3 इकाई वाले हिस्से को प्राची के साथ रखते हैं और 4 इकाई वाले हिस्से को दक्षिण की ओर खींचते हैं। जब 5 इकाई वाला हिस्सा जो विकर्ण बनेगा W से उस बिंदु तक कस जाता है, तो वहां बना कोण ठीक 90 डिग्री होगा। अरे वाह! यही प्रक्रिया चारों कोनों के लिए दोहराकर एक सटीक वर्ग बना लिया जाता है। अच्छा, तो 3 4 5 त्रिक का इस्तेमाल समकोण बनाने की गारंटी देता है। ये तो बहुत इंजीनियस है। हाँ, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं A, B, C के लिए a² + b² = c² सत्य है, तो C के सामने वाला कोण समकोण यानी 90 डिग्री होगा। और चूंकि 3² + 4² 9 + 16 = 25 होता है, ये त्रिक समकोण की गारंटी देता है। और सटीकता के लिए वे वर्ग के विकर्ण की भी जांच कर सकते थे, जो s√2 होना चाहिए। तो बौधायन के √2 के सन्निकटन मान से उसकी जांच हो सकती थी। और इसका अनुष्ठानिक महत्व क्या था? सिर्फ आकार बनाना ही काफी था? मुझे शक है। नहीं, सटीकता सर्वोपरि थी। अग्निचयन जैसे बड़े यज्ञों में हजारों जैसे 1001 ईंटें लगानी होती थीं और उन्हें एक जटिल पैटर्न में बिल्कुल साम्यित रूप से जमाना होता था। वर्ग का सटीक आधार इसके लिए अनिवार्य था। सही बात है। ये विधि दिखाती है कि कैसे रेखीय माप, मतलब रस्सी की लंबाई को कुशलता से समतलीय आकार यानी वर्ग में बदला गया, वो भी यूक्लिड की अभिधारणाओं एक्सियम से सदियों पहले। ये सब कुछ हमें शुल्ब सूत्रों के शायद सबसे प्रसिद्ध योगदान की ओर ले जाता है, जिसे हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बोधायन शुल्ब सूत्रे II-12 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। सूत्र कहता है, दीर्घचतुरस्याक्षिण्या रजुः पार्श्वमानी तिर्यंगमानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदुभयम करोति। अच्छा, ये संस्कृत श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, किसी आयत के विकर्ण यानी अक्षण्य रज्जु पर बना वर्ग उतना ही क्षेत्रफल बनाता है जितना उसकी लंबाई यानी पार्श्वानी और चौड़ाई यानी त्रियंगमानी पर बने वर्ग मिलकर बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यदि भुजाएं A और B हैं और विकर्ण C है, तो C² = a² + b²। और ये पाइथागोरस से कितना पहले का है? ये दावा तो बहुत बड़ा लगता है। देखिए, ये कथन पाइथागोरस, जो लगभग 500 ईसा पूर्व के थे, उनसे कम 300 साल पहले का है। शुल्ब सूत्रों का काल 800 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है और बोधायन सबसे पुराने हैं। तो ऐतिहासिक प्रधानता तो स्पष्ट है। क्या बोधायन ने इसका कोई प्रमाण भी दिया है, जैसे यूक्लिड ने दिया था, या बस कथन है? नहीं, यूनानी गणित की तरह कोई औपचारिक स्वयं सिद्ध यानी एक्सियोमेटिक प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि उनका प्रमाण या उनकी समझ ज्यामितीय विच्छेदन ज्योमेट्रिक डाइसेक्शन के विचार पर आधारित थी। मतलब काट छांट कर दिखाना। हाँ, कुछ वैसा ही। यानी वे शायद भुजाओं पर बने वर्गों को काटकर या पुनर्व्यवस्थित करके दिखाते थे कि वे विकर्ण पर बने वर्ग में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। ये एक तरह का दृश्य अनुभवात्मक प्रमाण था, जो वेदी निर्माण में आकृतियों को बदलते समय क्षेत्रफल की तुल्यता से भी सिद्ध होता था। दिलचस्प। इतना ही नहीं, शुल्ब सूत्र समकोण बनाने के लिए कई पाइथागोरियन त्रिकों की सूची भी देते हैं, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 12 35 37, यहाँ तक कि 15 112 113 जैसे बड़े त्रिक भी। अरे, इतने सारे! इनका उपयोग कहाँ होता था? इनका उपयोग बड़ी वेदियों या बाज के पंखों जैसी जटिल आकृतियों को बनाने में होता था। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि इनमें इन त्रिकों को उत्पन्न करने वाले एक सामान्य नियम का भी संकेत मिलता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रमेय का क्या खास महत्व था? सिर्फ समकोण बनाना या उससे ज्यादा? नहीं,
इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा था। यह प्रमेय आप देखें तो क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचाए बिना आकृतियों को बदलने की कुंजी था। अच्छा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी, बिल्कुल। उदाहरण के लिए किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ, जिन्हें काम्य संस्कार कहते हैं, उनमें वेदी का आकार बदलना पड़ सकता था, लेकिन क्षेत्रफल वही रखना होता था। यह प्रमेय ऐसे रूपांतरणों को गणितीय आधार प्रदान करता था। इसका प्रभाव बाद में जैन ब्रह्मांड विज्ञान और भारतीय वास्तुशास्त्र पर भी पड़ा, जहां समकोण और आनुपातिकता प्रोपोर्शनैलिटी महत्वपूर्ण है। अगर हम शुल्ब ज्यामिति की तुलना यूनानी ज्यामिति से करें तो मुख्य अंतर क्या नजर आता है? आपने थोड़ा बताया था पहले। हाँ, एक बड़ा अंतर दृष्टिकोण का है, अप्रोच का। शुल्ब सूत्रों का ध्यान मुख्य रूप से लंबाई, रस्सी, क्षेत्रफल और निर्माण प्रक्रियाओं पर था। ये बहुत व्यवहारिक और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव था। प्रैक्टिकल। जबकि यूनानी ज्यामिति, खासकर यूक्लिड के बाद, कोणों, अभिधारणाओं, एक्सियम्स और तार्किक निगमन, लॉजिकल डिडक्शन पर अधिक केंद्रित हो गई। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शुल्ब सूत्र दिखाते हैं कि उच्च गणितीय समझ व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के संदर्भ में भी विकसित हो सकती है। तो आज की इस सारी बातचीत का सार क्या निकाल सकते हैं? मुख्य बातें क्या रहीं? सार ये है कि शुल्ब सूत्र प्राचीन भारतीय ज्यामिति के वाकई रिमार्केबल उदाहरण है। ये दिखाते हैं कि कैसे कर्मकांड की जरूरतों ने एक परिष्कृत व्यावहारिक गणित को जन्म दिया। हमने देखा, पहला, अपरिमेय संख्याओं, खासकर √2 का आश्चर्यजनक सटीक सन्निकटन, वो भी सिर्फ रस्सी और ज्यामितीय समझ से। सही। दूसरा, लंब समद्विभाजक बनाने की सरल लेकिन सटीक विधियां, जो सही अभिविन्यास और निर्माण के लिए जरूरी थी। तीसरा, वर्ग जैसी आकृतियों का सटीक निर्माण, जिसमें पाइथागोरियन त्रिकोण का रचनात्मक उपयोग शामिल था। बिल्कुल। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस से सदियों पहले स्पष्ट कथन और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग। और ये सब भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS के बारे में हमें क्या बताता है संक्षेप में? ये IKS की उस समग्र प्रकृति को उजागर करता है, जहां ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, धर्म, विज्ञान, गणित, शिल्प अलग थलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। हाँ, वो जुड़ाव। हाँ, ये व्यवहारिक ज्ञान, अनुभवजन्य अवलोकन और गहरी गणितीय अंतर्दृष्टि का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। ये भारतीय ज्यामितीय विचारों की प्राचीनता, मौलिकता और व्यावहारिक प्रतिभा का शक्त प्रमाण है। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है, जिस पर हमारे श्रोता शायद सोचना चाहें। जरूर, क्या है वो? जिस तरह से शुल्ब सूत्रों में गहन ज्यामितीय परिशुद्धता कर्मकांडीय अभ्यास के साथ सहज रूप से एकीकृत है, वह आज के विज्ञान, गणित और आध्यात्मिकता के बीच के विभाजन को कैसे चुनौती देता है? क्या ये प्राचीन समग्र दृष्टिकोण हमें दुनिया को समझने और उसके साथ जुड़ने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में कुछ सिखा सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि कैसे सटीकता और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते थे। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है शुल्ब सूत्रों की इस ज्यामितीय दुनिया की यात्रा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रही होगी।